क्या होगा अगर मैं कहूँ कि वही सांस जो हमें जिंदा रखती है, मेरा मतलब है वही ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़े इस वक्त अंदर खींच रहे हैं, वही एग्जैक्ट ऑक्सीजन लगातार हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर रही है। ओह वाह, ये सुनने में एकदम विरोधाभासी या काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हाँ, है ना। एक तरह से हमारे अंदर ही अंदर जंग लगा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुली हवा में रखा हुआ लोहा धीरे धीरे गलने लगता है। सही कहा, क्योंकि ऑक्सीजन तो देखा जाए तो जीवन का आधार है। लेकिन जब हम सेल्यूलर लेवल पर यानी कोशिकाओं के स्तर पर देखते हैं ना, तो जैविक सच्चाई यही निकल कर आती है कि हमारा जिंदा रहना ही हमारे बूढ़े होने की शुरुआत है। बिल्कुल। तो इस गहरे विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस रोचक विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह एक बेहद जटिल मेडिकल टेक्स्ट है जिसका नाम है द बायोलॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन सेनेसेंस। यानी मानव वृद्धावस्था की जैविक संरचना। हाँ, एग्जैक्टली। भले ही ये टेक्स्ट मूल रूप से मेडिकल फील्ड की पढ़ाई के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका निचोड़ हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो ये जानना चाहता है कि आखिर समय के साथ हमारा शरीर बदलता क्यों है। हाँ, और इस चर्चा के माध्यम से हम उम्र बढ़ने के क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी को गौर से समझेंगे। सही बात है। पर इससे पहले कि हम रिंकल्स या जॉइंट पेन की बात करें, आखिर कोशिकाओं के अंदर ऐसी कौन सी घड़ी चल रही है जो ये तय करती है कि अब उम्र ढलने का वक्त आ गया है। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो इस टेक्स्ट में उम्र बढ़ने के दो मूल सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। पहला वही है जिसका जिक्र शुरुआत में हुआ, डैमेज बेस्ड थ्योरी, जिसे आम भाषा में घिसावट का सिद्धांत कह सकते हैं ना। एक गाड़ी की तरह जो चल चल कर घिस जाती है। हाँ बिल्कुल। जब हमारा शरीर खाने को ऊर्जा में बदलता है और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है, तो इस क्रिया के दौरान कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। अच्छा, फ्री रेडिकल्स, ये काम कैसे करते हैं? हम इन फ्री रेडिकल्स को उस छोटा मोटा कचरे या चिंगारियों की तरह देख सकते हैं जो किसी इंजन के चलने पर निकलते हैं। ये लगातार हमारी कोशिकाओं, प्रोटीन्स और यहाँ तक कि हमारे डीएनए तक को नुकसान पहुंचाते हैं। ओह, यानी ये अंदर ही अंदर तोड़फोड़ मचा रहे हैं। हाँ, इसी लगातार होने वाले नुकसान को मेडिकल भाषा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वह यह है कि ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। एक मिनट रुकिए। अगर बीमारी या बुढ़ापे की वजह सिर्फ इन फ्री रेडिकल्स का हमला है, तो फिर हम बाहर से ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स क्यों नहीं खा लेते? क्या मतलब? मेरा मतलब है, अगर फ्री रेडिकल्स चिंगारी हैं तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी या ई की गोलियां उस पर पानी डालने का काम क्यों नहीं करती? ये तो बहुत आसान सा समाधान लगता है। हाँ, ये बहुत ही तार्किक सवाल है और सच कहूँ तो लगभग पिछले 30 सालों तक मेडिकल साइंस भी यही सोचती थी। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? लेकिन इस रिसर्च टेक्स्ट के मुताबिक ना बायोलॉजी इतनी आसान नहीं है। हमारे शरीर का अपना एक अंदरूनी एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम होता है जो इन फ्री रेडिकल्स को संभालता है। अच्छा, यानी शरीर खुद ही लड़ता है इनसे? सही पकड़ा। जब हम बाहर से बहुत सारे आर्टिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं ना, तो वो कोशिका के उस हिस्से तक पहुंच ही नहीं पाते जहां असल में नुकसान हो रहा होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक, जो सेल का पावर प्लांट है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा थोड़ी मात्रा में फ्री रेडिकल्स शरीर के लिए जरूरी भी होते हैं। वेट, क्या जरूरी कैसे हो सकते हैं अगर वो नुकसान कर रहे हैं? क्योंकि वो इम्यूनिटी और सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं। तो बाहर से गोलियां खाकर इस जंग को पूरी तरह रोकना संभव नहीं हो पाया है। उम्र के साथ हमारा अंदरूनी डिफेंस सिस्टम थकने लगता है और नुकसान बढ़ने लगता है। ओह, यानी हम बाहर से इंजन में तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दिक्कत इंजन के सबसे अंदरूनी पुर्जे में है। सही बात है। लेकिन इस टेक्स्ट में एक दूसरे सिद्धांत का भी जिक्र है, प्रोग्राम्ड एजिंग। ये पढ़ने में ऐसा लगता है जैसे हमारे डीएनए के अंदर कोई सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन हो, या पहले से सेट किया हुआ कोई टाइमर लगा हो। हाँ, वही। ये टाइमर काम कैसे करता है आखिर? इस टाइमर को समझने के लिए टेलोमियर्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हमारे डीएनए के सिरों पर एक प्रोटेक्टिव हिस्सा होता है। इसे एक आम उदाहरण से समझा सकती हैं क्या? हाँ, जैसे किसी जूते के फीते के आखिरी सिरे पर एक प्लास्टिक की छोटी सी कैप होती है ना, जो उस फीते को खुलने और धागों में बिखरने से रोकती है। हाँ,
एग्लेट्स कहते हैं उनको शायद। सही। टेलोमेयर ठीक वही प्लास्टिक की कैप हैं जो हमारे डीएनए को बिखरने से बचाती हैं। लेकिन एक परेशानी है। वो क्या? हर बार जब एक कोशिका विभाजित होती है, यानी एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल्स बनाता है, तो वो टेलोमेयर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। वो प्लास्टिक की कैप थोड़ी घिस जाती है। एक मिनट, अगर हमारा शरीर इतना समझदार है कि वो एक सिंगल सेल से पूरा मानव शरीर बना सकता है, दिमाग और दिल जैसी जटिल चीजें बना सकता है, हाँ बिल्कुल, तो क्या वो इस छोटी सी प्लास्टिक कैप को दोबारा नहीं बना सकता? शरीर खुद ही उस टेलोमेयर को लंबा क्यों नहीं रखता? ये तो एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा डिज़ाइन लगता है कि हम अपने आप को ख़त्म होने दे रहे हैं। ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। दरअसल हमारे शरीर के पास उस कैप को दोबारा बनाने की शक्ति होती है। सच में? हाँ, एक एंजाइम होता है जिसे टेलोमरेज कहते हैं, जो टेलोमरेज को वापस लंबा कर सकता है। लेकिन विकासवाद यानी एवोल्यूशन ने आम कोशिकाओं में इस एंजाइम को बंद करके रखा हुआ है। पर क्यों? वो तो उल्टा फायदेमंद होना चाहिए ना? इसकी एक बहुत ठोस वजह है, कैंसर। अगर एक कोशिका अनंत काल तक विभाजित होती रहे, लगातार कॉपी होती रहे, तो उसके कैंसर सेल बनने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओह अच्छा, तो शरीर एक तरह का समझौता करता है। एग्जैक्टली। कैंसर से बचने के लिए वह सेल्स की आयु तय कर देता है। एक समय आता है जब टेलोमर इतना छोटा हो जाता है कि कोशिका आगे विभाजित होने से मना कर देती है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। हम कैंसर से बचने के लिए बुढ़ापे की कीमत चुका रहे हैं। लेकिन जब वो कोशिका विभाजित होना बंद कर देती है, जब उसका टाइमर खत्म हो जाता है, तो क्या वो आसानी से मर जाती है? आसानी से? अगर वो आसानी से मर जाती ना, तो बुढ़ापा इतना कष्टदायक नहीं होता। तो फिर होता क्या है उसका? शरीर उसे बाहर नहीं निकाल देता? मेडिकल टेक्स्ट समझाता है कि ये कोशिकाएं मरती नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति में चली जाती हैं जिसे सीनेसेंस कहते हैं। अजीब सा नाम है, इसका मतलब क्या है? इसे आम बोलचाल में ज़ॉम्बी सेल कहा जाता है। ये सेल ना तो जिंदा होती है कि अपना आम काम कर सके, और नहीं मरती है, वो बस वहां पड़ी रहती है। ओह बाप रे, ये तो खतरनाक लग रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये ज़ॉम्बी सेल्स चुपचाप नहीं बैठती। ये लगातार ऐसे रसायन या केमिकल्स छोड़ते हैं जो आसपास के स्वस्थ कोशिकाओं में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इसे सुनकर तो लगता है कि जैसे एक मोहल्ले में किसी पड़ोसी का घर कचरा घर बन गया हो। हाँ, बहुत सही उदाहरण है। पर वह सिर्फ अपने घर को खराब नहीं कर रहा, बल्कि आसपास के सभी घरों में भी कचरा फेंक रहा है, जिससे पूरा मोहल्ला ही बीमार पड़ रहा है। बिल्कुल सही तुलना है। और इन्हीं ज़ॉम्बी सेल्स का जमा होना वह मूल कारण है जिससे शरीर का ढांचा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो अगर हम अब सेल लेवल की इन बातों को, इन ज़ॉम्बी सेल्स और छोटी होती टेलोमेयर की कैप्स को बाहर वास्तविक जीवन में देखें, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है वास्तव में। अगर इस टेक्स्ट के चेंजेस ऑन बॉडी वाले हिस्से को ध्यान में रखें, तो ये अंदरूनी दंता बाहरी शरीर में कैसा दिखता है? त्वचा पर या हड्डियों पर इसका वास्तविक असर कैसे व्यक्त होता है? यहाँ से फिजियोलॉजी का सीधा असर हमारी फिजिकल रियलिटी पर पड़ता है। त्वचा की बात करें तो उसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन नाम के प्रोटीन होते हैं जो स्किन को टाइट रखते हैं, राइट? हाँ, जो त्वचा को लचकदार और मजबूत रखते हैं। लेकिन उम्र के साथ और उन फ्री रेडिकल्स के हमले के कारण ना कोलेजन का प्रोडक्शन गिर जाता है। और उन ज़ॉम्बी सेल्स का क्या रोल है इसमें? जो ज़ॉम्बी सेल्स वहाँ जमा होते हैं वो ऐसे एंजाइम छोड़ते हैं जो बचे कुचे कोलेजन को भी तोड़ने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि त्वचा पतली होने लगती है, उसकी लचक खत्म हो जाती है और झुर्रियां आने लगती हैं। ओ, तभी रिंकल्स आते हैं। और हड्डियों का क्या? हम अक्सर देखते हैं कि उम्र बढ़ने पर थोड़ी सी चोट लगने पर भी हड्डी टूटने का खतरा बढ़ जाता है। सही कह रहे हैं। हम बचपन में सोचते थे कि हड्डी एक पत्थर की तरह है, पर वास्तव में ये एक जिंदा टिश्यू है ना? एकदम। हड्डियों को समझने के लिए ना हम एक बैंक अकाउंट का उदाहरण ले सकते हैं। जवानी तक हमारा शरीर इस बैंक अकाउंट में लगातार कैल्शियम और मिनरल्स जमा करता रहता है। यानी बनने की स्पीड घिसने की स्पीड से ज्यादा होती है। हाँ, यानी नई हड्डी बनने की रफ्तार पुरानी हड्डी के घिसने की रफ्तार से ज्यादा होती है।
हमारे अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं जो पुरानी हड्डी को साफ करती हैं और कुछ नई हड्डी बनाती हैं। पर उम्र के साथ ये बैलेंस बिगड़ जाता होगा? बिल्कुल, उम्र ढालने के साथ ये बैंक अकाउंट घाटे में जाने लगता है। नए डिपॉजिट्स कम हो जाती हैं और विड्रॉल्स बढ़ जाते हैं। ओहो। हड्डियों का घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। हड्डियां अंदर से एक आम स्पॉन्ज की तरह और खोखली और भंगुर हो जाती है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये बैंक अकाउंट वाली बात बहुत स्पष्ट करती है कि क्यों शुरुआत से ही डाइट और ध्यान रखना जरूरी है। पर हड्डियों के आसपास की मांसपेशियां यानी मसल्स का क्या होता है? मसल्स पे भी बड़ा असर पड़ता है। सार्कोपीनिया जैसी टर्म्स का टेक्स्ट में काफी जिक्र है। क्या मांसपेशियां सिर्फ इसलिए सिकुड़ जाती हैं क्योंकि लोग बुढ़ापे में जिम नहीं जाते? ये एक आम गलतफहमी है, सच बताऊं तो। सार्कोपीनिया सिर्फ मांसपेशियों का छोटा होना नहीं है। इसके पीछे का मैकेनिज्म ना बड़ा दिलचस्प है। कैसा मैकेनिज्म? हमारे दिमाग से मांसपेशियों तक सिग्नल्स भेजने के लिए मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक तार की तरह जो स्विच को बल्ब से जोड़ती है। उम्र बढ़ने के साथ ये नर्व्स, ये तारें धीरे धीरे मरना शुरू कर देती हैं। पेशी के किसी हिस्से को दिमाग से सिग्नल मिलना बंद हो जाता है ना, तो वो हिस्सा बेकार हो जाता है और धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी मशीन का प्लग निकाल दिया गया हो। इसलिए उम्र के साथ फिजिकली ताकत कम हो जाती है। सही पकड़ा। यानी सिर्फ मसल टिश्यू ही नहीं जा रहा, बल्कि कनेक्शन ही कट रहा है। और अगर कनेक्शंस और पाइपलाइंस की बात चली रही है तो हृदय यानी दिल का क्रिया विज्ञान कैसे बदलता है? दिल को तो पहले दिन से आखिरी दिन तक बिना रुके धड़कना होता है। वहां थकान कैसे दिखती है? दिल और ब्लड वेसल्स में आने वाला बदलाव सबसे गंभीर होता है। जवानी में हमारी रक्तवाहिकाएं यानी आर्टरीज एक रबर बैंड की तरह लचीली होती हैं, ताकि ब्लड फ्लो एडजस्ट हो सके। हाँ, जब दिल खून पंप करता है तो वो फैलती हैं और प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। लेकिन इस मेडिकल रिसर्च के अनुसार समय के साथ ब्लड वेसल्स के अंदर का इलास्टिन खत्म होने लगता है। और उसकी जगह क्या ले लेता है? उसकी जगह कड़े कोलेजन फाइबर्स ले लेते हैं। आर्टरीज स्ट्रिक और कड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल एक पुराने कड़े हो चुके प्लास्टिक के पाइप की तरह। और जब पाइप लचीला ना हो और उसमें से उतना ही खून गुजरे तो जाहिर है पानी का दबाव यानी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। एग्जैक्ट मैकेनिज्म यही है। और कड़ी आर्टरीज में खून फेंकने के लिए दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लगातार ज्यादा मेहनत करने से दिल की दीवारें मोटी और कड़ी हो जाती हैं, जिससे उसकी पंप करने की क्षमता पहले जैसी निपुण नहीं रहती होगी। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन बुढ़ापे में इतना आम हो जाता है। एकदम सही। अब अगर हम एक और जटिल हिस्से की तरफ चलें, दिमाग, भूलने की आदत या छोटी छोटी बातों पर ध्यान न लग पाना आम तौर पर बुढ़ापे की निशानी मानी जाती है। मेडिकल लेवल पर हमारे ब्रेन वायरिंग में क्या गड़बड़ी शुरू होती है? ब्रेन के संदर्भ में ना टेक्स्ट दिखाता है कि वास्तव में दिमाग का वजन और आकार थोड़ा कम होने लगता है, खासकर दिमाग का अगला हिस्सा जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेमोरी और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है ना? हाँ, वही। न्यूरॉन्स के बीच का कम्युनिकेशन थोड़ा धीमा पड़ जाता है, लेकिन यहाँ टेक्स्ट में एक आशा की किरण भी है। इसमें बताया गया है कि दिमाग की नई कनेक्शंस बनाने की क्षमता, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, वह कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। यानी हार्डवेयर थोड़ा पुराना जरूर हो रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी भी नए अपडेट्स लेने के काबिल है अगर उसे एक्टिव रखा जाए। सही कहा, बहुत अच्छी तुलना है। और शरीर एक बहुत ही रिजिलियंट मशीन है। वैसे टेक्स्ट में ऑर्गन रिजर्व नाम का एक कंसेप्ट सिखाया जाता है। ऑर्गन रिजर्व, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की क्षमता हमारी आम रोजाना की जरूरतों से कहीं ज्यादा होती है। अगर किसी की किडनी या फेफड़ों की क्षमता उम्र के साथ 30 से 40% तक कम भी हो जाए, तब भी वह आम दैनिक जीवन बिना किसी लक्षण के जी सकता है। यानी शरीर आसानी से हार नहीं मानता। ये सच में राहत देने वाली बात है कि हमारा डिजाइन फॉल्ट टॉलरेंट है। बिल्कुल। तो अभी तक हमने समझा कि ऑक्सीजन कैसे जंग लगा रही है, टीलोमियर्स के प्लास्टिक कैप कैसे घिस रही हैं और ज़ॉम्बी सेल्स किस तरह मसल्स और बोन्स को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे हैं। पर इन सब को जानने के बाद जो चीज दिमाग में घूमती है वो ये है कि क्या हम सिर्फ दर्शक बनकर ये सब होते हुए देखते रहें? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम ये सारे मैकेनिज्म्स पता चल चुके हैं तो इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही होगा कि क्या इस प्रोसेस को धीमा किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई चाबियां हैं जो इस
सेनेसेंस की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकें? टेक्स्ट का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसी विषय पर केंद्रित है, यानी हाउ टू स्लो डाउन द एजिंग प्रोसेस। और मेडिकल साइंस यहाँ किसी जादुई गोली की बात नहीं करती, बल्कि बायोलॉजी को मैनिपुलेट करने की बात करती है। मैनिपुलेट कैसे? इसमें सबसे असरदार और प्रामाणिक तरीका जो उभर कर आया है वो है कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन, यानी हमारी रोजाना की कैलोरी खपत में नियमित रूप से थोड़ी कमी लाना, बिना पोषण या विटामिन्स को कम किए। यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, सच कहूँ तो। आमतौर पर तो कहा जाता है कि अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना जरूरी है। अगर हम लगातार कम खाएंगे तो क्या हम फिजिकली कमजोर नहीं पड़ जाएंगे? वही तो बात है ना। खाना कम खाने से उम्र लंबी कैसे हो सकती है? ये लॉजिक थोड़ा हजम नहीं होता। यही वो जगह है जहां बायोलॉजी का जादू काम करता है। जब हम लगातार पूरा दिन भर पेट भर कर खाते रहते हैं ना, तो हमारी कोशिकाओं के अंदर का एक अहम रास्ता, जिसे MTR पाथवे कहते हैं, लगातार एक्टिव रहता है। ओके, तो ये पाथवे क्या करता है? ये रास्ता कोशिका को निर्देश देता है कि सब ठीक है, खाना आ रहा है, नई चीजें बनाओ और रिप्रोड्यूस करो। लेकिन जैसे ही हम कैलोरीज कम करते हैं, थोड़ा फास्टिंग या उपवास जैसी स्थिति पैदा करते हैं, तो कोशिकाएं एक हल्के फायदेमंद तनाव यानी स्ट्रेस में चली जाती हैं। ओह, यानी उनको लगता है कि आफत आने वाली है। हाँ, उन्हें लगता है कि बाहर खाने की कमी है, तो वो आपूर्ति का मोड छोड़कर मरम्मत यानी रिपेयर मोड में चली जाती हैं। अच्छा। तो वो बाहर से ऊर्जा का इंतजार छोड़कर अपने अंदर ध्यान लगाने लगती हैं। बिल्कुल, इस क्रिया को ऑटोफेजी कहा जाता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो खुद को खाना। खुद को खाना, ये तो अजीब सुनने में लगता है। देखो, जब सेल को बाहर से एनर्जी नहीं मिलती, तो वो सेल के अंदर देखता है कि क्या कचरा पड़ा है। वह वही नकारा प्रोटीन्स और उन शुरुआती ज़ॉम्बी सेल्स को ढूंढता है, उन्हें तोड़ता है और एक कबाड़ी वाले की तरह उन पुराने पुर्जों को जलाकर ऊर्जा बना लेता है। ओह वाओ, यानी खाना कम खाने से कोशिकाएं अपने अंदर की डीपली इंटरनल क्लीनिंग करने लगती हैं। हाँ, ऑटोफेजी बुढ़ापे को रोकती नहीं, पर शरीर में जमा हो रहे कचरे को लगातार साफ करती रहती है, जिससे सेल्यूलर घिसावट बहुत धीमी पड़ जाती है। ये बिल्कुल हैरतअंगेज है। हम उपवास या फास्टिंग को सिर्फ वजन कम करने का तरीका मानते हैं, पर अंदर ही अंदर वो एक सटीक रिसाइकलिंग प्लांट की तरह कचरा साफ कर रहा होता है। सही बात है। कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के अलावा फिजिकल एक्टिविटी यानी व्यायाम का क्रिया विज्ञान पर क्या असर बताया गया है? क्या ये सिर्फ मसल्स बनाने तक सीमित है? नहीं, मेडिकल टेक्स्ट व्यायाम को उससे कहीं आगे रखता है। व्यायाम का सबसे बड़ा सेल्यूलर फायदा ये है कि ये सीधे उन टीलोमेयर्स को प्रभावित करता है जिनका हमने पहले जिक्र किया था। वही डीएनए वाली प्लास्टिक कैप्स? एग्जैक्टली। रिसर्च बताती है कि लगातार एरोबिक एक्सरसाइज करने वाले लोगों में ना डीएनए के सिरों पर वही प्लास्टिक वाली कैप तेजी से छोटी नहीं होती। व्यायाम एक तरह से टीलोमेरेज एंजाइम को थोड़ा सक्रिय रखता है, जो सेल्स की उम्र बढ़ाता है। क्या बात है। और आर्टरीज पे भी असर होता होगा इसका? हाँ, इसके अलावा व्यायाम दिल की कड़ी हो चुकी आर्टरीज में लचक बनाए रखने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। यानी जब कोई बाहर फील्ड में दौड़ रहा होता है तो उसके अंदर उसके डीएनए की आयु बढ़ रही होती है और उसकी ब्लड वेसल्स वापस रबर बैंड की तरह लचीली बनने की कोशिश कर रही होती हैं। दोनों काम एक साथ होते हैं। बिल्कुल सही समझे। और क्या टेक्स्ट में स्ट्रेस और मानसिक स्थिति का भी कोई ब्यौरा है? बिल्कुल है। जीवन शैली, खासकर स्ट्रेस और नींद, उम्र ढालने की प्रक्रिया के सबसे बड़े अस्त्र और शत्रु दोनों हो सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी ऐसी चिंता जो महीनों तक खत्म न हो, वो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन लगातार बनाए रखती है। और इस कॉर्टिसोल से क्या होता है? और जहां कॉर्टिसोल लगातार बढ़ा रहता है ना, वहां शुरुआत में बात किए गए फ्री रेडिकल्स का उत्पादन 3 गुना तेजी से होने लगता है। यानी आप अपनी ही घिसावट को बढ़ा रहे हैं। और नींद का रोल तो और भी चमत्कारी है। नींद को लेकर ऐसे साइंटिफिक डीप डाइव्स में बड़ा जोर दिया जाता है। क्या ये सच में इतनी महत्वपूर्ण है या सिर्फ आराम करने का एक तरीका है? दिमाग के संदर्भ में नींद एक वॉशिंग मशीन का काम करती है। वॉशिंग मशीन? वो कैसे? साइंस बताती है कि जब हम डीप स्लीप यानी गहरी नींद में होते हैं ना, तो दिमाग की कोशिकाएं थोड़ी सिकुड़ जाती हैं,
जिससे उनके बीच थोड़ी जगह बन जाती है। ओके, स्पेस बन जाता है। फिर दिमाग का एक लिक्विड, जिसे सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, वो इन जगहों से गुजरता है और दिमाग में जमा सारे कचरे को धोकर बाहर निकाल देता है। ओह, किस तरह का कचरा? खासकर उन प्रोटीन्स को जो आगे चलकर एल्जाइमर्स जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो दिमाग का कचरा वहीं जमा होता रहता है, जो न्यूरॉन्स की सिग्नल स्पीड को स्लो कर देता है। इसका मतलब हमारी दादी नानी का वह नुस्खा कि ढेर सारा टेंशन मत लो और वक्त पर सो जाओ, सिर्फ एक मॉरल एडवाइस नहीं थी। उसके पीछे ठोस बायोलॉजिकल एविडेंस छुपा हुआ है। हाँ, वही तो टेक्स्ट कहता है। तो अगर हम अभी तक के इस पूरे ज्ञान को समेटें, एक सूत्र में पिरोएं, तो हमने देखा कि उम्र का ढलना कोई अचानक गिरने वाली बिजली नहीं है। ये फ्री रेडिकल्स की चिंगारियों और छोटी होती टीलोमर कैप से शुरू होता है। सही बात है। फिर हमने देखा कि कैसे ज़ॉम्बी सेल्स हड्डियों के बैंक अकाउंट को घाटे में डाल देते हैं, आर्टरीज पुराने पाइप की तरह स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और न्यूरॉन्स का कनेक्शन टूटने लगता है। हाँ, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी तो है। बिल्कुल, लेकिन सबसे उम्मीद भरी बात ये निकली कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन के जरिए ऑटोफेजी ऑन करना, व्यायाम से टीलोमियर्स बचाना और गहरी नींद से दिमाग को फ्लश करना, ये वो बायोलॉजी की चाबियां हैं जो हमारे हाथ में हैं। सही कहा एकदम। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें ना, तो इन मेडिकल पढ़ाइयों का असर सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं होना चाहिए। समझ का मूल उद्देश्य लाइफ स्पैन, यानी सिर्फ जीने के साल बढ़ाना नहीं है, बल्कि हेल्थ स्पैन बढ़ाना है। हेल्थ स्पैन यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, मतलब लोग कितने साल बिना बीमारी के खुद अपने पैरों पर खड़े होकर जी पाते हैं। जब हम सेल्यूलर मैकेनिज्म को समझ लेते हैं तो उम्र बढ़ना कोई अभिशाप नहीं लगता, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली अपनाने का मौका बनता है जहां मशीन अपने आप को हर दिन ठीक करती रहे। और अंत में जीवन की गुणवत्ता वो हेल्थ स्पैन ही है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। पर इस पूरे विश्लेषण ने मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल पैदा कर दिया है जो थोड़ा अजीब जरूर है पर बेहद तार्किक है। ओ, बोलिए, क्या सवाल है? अभी तक हमने इस टेक्स्ट के माध्यम से सीनेसेंस या बुढ़ापे को सिर्फ धीमा करने की बात की है ना। ऑटोफाजी और एक्सरसाइज से हम घिसावट कम कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर साइंस इसी तरह बढ़ती रही और कल को कोई ऐसी दवाई या जीन एडिटिंग थेरेपी आ जाए जो टीलोमरेज एंजाइम को बिना कैंसर के रिस्क के ऑन कर दे, जो ज़ॉम्बी सेल्स को तुरंत खत्म कर दे। ओ, आप कह रहे हैं कि प्रोसेस को रोक ही दे? वही तो। अगर लोग इस उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा करने के बजाय बिल्कुल रोक ही दें तो क्या होगा? अगर इंसान 200 या 300 साल तक बिना बूढ़ा हुए जीने लगे तो इससे मानव जीवन के मायने किस तरह बदल जाएंगे? ये तो सच में बहुत ही डीप थॉट है। क्या इतनी लंबी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होगी, या परिवार, करियर और सदियों पुराना ढांचा पूरी तरह बिखर जाएंगे? ये एक ऐसा दार्शनिक और विशाल सवाल है जिस पर शांति से सोचना और भी रोचक होगा। हाँ, एक ऐसी बायोलॉजी जो कभी हार ना माने, ये कल्पना हमारी मानव होने की पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे देती है। सच में ये विचार करने लायक विषय है। और इसी सोचने वाले नोट पर आज के इस गहरे विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं। अपनी जैविक घड़ी का ख्याल रखिए, अपनी कोशिकाओं को थोड़ा ऑटोफेजी का मौका दीजिए और अपने अंदरूनी क्रिया विज्ञान की कद्र कीजिए। इस डीप डाइव में हमारे साथ इस रोचक सफर पर चलने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक के लिए सीखते रहिए।